रिकॉर्डिंग के लिए। ओके हाँ, सो यू जस्ट कॉपी डाउन ग्राफ, आपने कॉपी कर लिया था, जस्ट कॉपी डाउन कंप्लीट द ग्राफ। ग्राफ आप शायद बना लिया था, कंप्लीट नहीं किया था, जस्ट कंप्लीटेड। काइनेटिक को भी आगे ऐड कर दीजिए उसमें, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रॉब्लम कैसे होगा इधर। Just complete the graph, draw the kinetic part also. Kinetic friction is always less than static friction. सर सर काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होगा? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में बेटा ज्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्चुअली जो फ्रिक्शन होता है ना बेसिकली इंटरलॉकिंग की वजह से होता है। इंटरलॉकिंग का मतलब जैसी, अच्छा मैं समझाता हूँ, वेट कॉपी कर लीजिए इसको। सर डन। हो गया, सबने कर लिया? कॉपी ऑन दिस वन। हो गया? यस। हाँ, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको बताने के लिए। एक्चुअली जो फ्रिक्शन होता है ना, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज होता है। इरेगुलरिटीज मतलब कोई भी सरफेस होता है वो इस तरह से होता है, लुक हियर, उसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं, ऐसा होता है सरफेस एक्चुअली। जब दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखते हैं तो उसका भी ऐसे रहता है सेम, वन ब्लॉक केप्ट ओवर अनदर लाइक दिस वे। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखते हैं लाइक दिस वे, ऐसे, ठीक है, एक ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होता है, एलिवेशन ऑफ वन, ये ब्लॉक वन है, ये ब्लॉक टू है। तो क्या होता है, ब्लॉक वन का एलिवेशन ब्लॉक टू के डिप्रेशन में फिट हो जाता है। देयर इज अ टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग, तो दिस इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग। तो नो सरफेस इज 100% फ्लैट। कोई भी सरफेस होता है उसमें इरेगुलरिटीज होती हैं, एलिवेशन, डिप्रेशंस, हिल्स एंड वैलीज टाइप की होती हैं, जैसे ये। तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है। इंटरलॉकिंग मतलब उसमें एक का एलिवेशन दूसरे के डिप्रेशन में फिट हो जाता है, तो लॉक हो जाता है। तो जब आप इसको मूव करेंगे ना, तो ये जो जो फिट हो गया एलिवेशन डिप्रेशन, देखो इसके बिटवीन ये आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इट प्रिवेंट मोशन, मोशन नहीं हो पाता। तो आपको स्टार्ट करने के लिए ये इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर, क्योंकि आपको जब मैं कहूंगा इस ब्लॉक को, ऊपर वाले के ब्लॉक को मूव करो, तो आप इतने जोर से मूव करेंगे कि ये छोटे छोटे जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक होंगे। आप देखते हैं ना, घर में जो अगर कोई लोहे का अलमारी होता है, अगर उसको जोर से हम इधर उधर धक्का देते हैं तो क्या होता है कि फ्लोर खराब हो जाता है। फ्लोर इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि इंटरलॉकिंग होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, वो इंटरलॉकिंग टूटती है वैसे। तो किसी चीज को स्टार्ट करने में हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है, लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, तो इंटरलॉकिंग ऑटोमेटिक टूटता जाता है। फोर्स भी लग रहा है बट इंटरलॉकिंग टूटता जाता है। तो स्टार्ट करने में, इंटरलॉकिंग ब्रेक करने में हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है।
लेकिन एक बार मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर काइनेटिक एनर्जी आपको हेल्प करता है और उसकी वजह से आप इंटरलॉकिंग क्विकली तोड़ते चले जाते हैं। इज इट क्लियर? तो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बस समझ में आया कि स्टार्टिंग अच्छा, समझा। में, लेकिन एक बार वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, आप देखो तो हैवी बॉक्स है, वो मूव नहीं कर रहा है, पहली बार उसको मूव करने में मुश्किल होगा, लेकिन एक बार मूव करना स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको पुश करते जाएंगे तो वो आगे मूव करता जाएगा, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है फिर उसको। इज इट क्लियर? वो आपकी हेल्प करता है। So that's why static friction is always more than kinetic friction. Same thing applicable to the life of student also. बहुत से स्टूडेंट क्या होता है, उनको प्रॉब्लम ये होती है, समझ में नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करूं, लेकिन जो स्टार्ट कर लेते हैं फिर वो बहुत तेजी से भागते हैं। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं, अब हम फॉर्मूले वगैरह पे आते हैं। जैसे ये सर वो ऊपर वाला 2 मिनट दिखेंगे। हाँ, एक सेकंड बस, जस्ट ये मैंने ऐसे जनरल लिखा, जैसे इट इज नॉट ऑलवेज, ये तो ठीक है, मैंने इसकी वैल्यूज के बारे में बताना स्टार्ट हो जाए। एफ मतलब अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, डन सर। ओके। नाउ अब हम जरा फॉर्मुलेज वगैरह पे आते हैं, जो मेन आप लोग के, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मुले कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि स्टैटिक, एक स्टैटिक होता है, एक काइनेटिक होता है, स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होता है, काइनेटिक की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओके। नाउ जैसे हियर देयर आर लॉज, लॉज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं से मेन जो थिंग है वो डिस्कस करूंगा जो आपके हमारे काम का है। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत से लॉज होते हैं, इसलिए मैं एस लिखा रहा हूं, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में आई विल डिस्कस ओनली वन लॉ, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लॉ होता है। व्हाट इज द लॉ? लॉ मतलब इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर वेरीफाइंग विद वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, प्रूव करने के बाद हम उसको लॉ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लॉ है, क्लियर? ओके। नो, हमने बहुत पहले नॉर्मल फोर्स पढ़ा था, लेकिन नॉर्मल फोर्स का अभी तक यूज नहीं किया था, अब यूज करेंगे। अच्छा, नॉर्मल फोर्स हमने क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर जैसे नॉर्मल फोर्स हमने पढ़ा था, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे है, जैसे लाइक दिस वे, जैसे दिस वन, हाँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, फर्स्ट केस, तो हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो वेट के इक्वल होता है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू वेट, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट केस में, एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड हमने पढ़ा था दैट्स अगर कोई ब्लॉक इंक्लाइंड सरफेस पे है, इट्स लाइक दिस वे, इंक्लाइंड सरफेस पे हियर, सो नॉर्मल फोर्स अगेन इट विल कम, लेकिन दिस टाइम नॉर्मल फोर्स, फिर से नॉर्मल फोर्स आएगा हियर। दिस टाइम नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल था? mg cos थीटा, याद है? नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के इक्वल होता है, mg cos थीटा। तो याद आ रहा है नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा था, हाँ सर। दिस वन। एंड द थर्ड वन, अगर वर्टिकल सरफेस होता है तो, जैसे अगर वर्टिकल सरफेस होता है लाइक दिस वे, मैंने बताया था, अगर वर्टिकल सरफेस इज अ वॉल हियर and block is placed like this way and force is applied here, so normal force develops, तो नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। मैंने ये 3 बातें बताई थी। अब नॉर्मल फोर्स का यूज क्या है? एक्चुअली जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स बेसिकली। तो इसका लॉ क्या है? जैसे आई विल डिस्कस ओनली वन लॉ, जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम का बात कर रहा हूं, उसके जीरो से लेके मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन इसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है लिमिटिंग, मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट है ये, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके दो नाम होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन बोलो या लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज directly proportional to normal force, is directly proportional to normal force। वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Fs max is proportional to normal force। ठीक है, Fs बोलेंगे तो भी चलेगा, एक ही तो फॉर्मूला है, तो मैक्स लगाने क्या फायदा, वो एक्चुअली मैक्सिमम ही है, मैंने लिखा है ना ऊपर मैक्सिमम है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल हो, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो अभी तो लैब हो नहीं रहा आप लोगों का। म्यू एस प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाता है तो गेट अ कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड म्यू एस। म्यू और सब्स्टिट्यूट में लगाते हैं एस, जस्ट हियर इट्स लाइक दिस वे, वेयर कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे म्यू लिखते हैं, जैसे ये म्यू ऐसे लिखते हैं और नीचे थोड़ा एस लगाते हैं। इसको ये है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, इसकी जो वैल्यू होती है जस्ट ये, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एंड इट इज अ प्योर नंबर, इट इज अ प्योर नंबर, हैव नो यूनिट एंड डायमेंशन। ये एक नंबर होता है, जस्ट हियर नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसका मतलब जस्ट हियर whenever you have to calculate friction, first of all you have to calculate normal force। आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो पहले नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिना नॉर्मल के फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो अब नॉर्मल का यूज होगा, क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल का कभी यूज नहीं किया था, तो नॉर्मल का यूज किए, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स। इज इट क्लियर? अब हम इसको भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉपी ऑन दिस लॉ, लॉ कॉपी कर लीजिए। और नॉर्मल फोर्स तो पहले बहुत पहले हमने किया था, तो आई थिंक यू कैन मेमोराइज इट, पहले हमने किया था शायद नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो स्टैटिक स्पेलिंग गलत हो रही है, स्टैटिक की स्पेलिंग सही कर लेना, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। अब तुम सरफेस देख लेना, सरफेस कैसा, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल फोर्स लेना। हॉरिजॉन्टल होगा तो नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल होगा। ठीक है, ये जनरल है, मतलब बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब ठीक है, लेकिन अभी हम कॉम्प्लेक्स करेंगे इसको। ठीक है, तो कॉपी ऑन दिस लॉ, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप बुक में देखेंगे, यू विल गेट 3-4 मोर लॉज, बट वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो मेन फॉर्मूला जो था वो डिस्कस कर लिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन, दिस इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। सर, और अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम में लेने की ना? नहीं, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो फिर स्टैटिक नहीं, अच्छा मूव करने जा रहा है, हाँ, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा ना? हाँ, तो ये बस यही वैल्यू मैक्सिमम की है बेसिकली, लेकिन इसकी वैल्यू 0 से लेकर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ओके सर। हाँ, ये तब का है थोड़ा व्हेन नीचे ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू मूव, ऑब्जेक्ट जब मूव करने वाला है तब क्या है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए नीचे। काइनेटिक फ्रिक्शन भी सेम है, दोनों के लॉ सेम होते हैं।
डन सर। इसका भी सेम है, इसका भी लिख लीजिए सेम। लॉस का क्या है, दैट इज अगेन काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, सेम लॉ दोनों का। काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to normal force. So here also kinetic friction is proportional to normal force. So you have to calculate normal force. यहाँ पे भी आता है, वहां म्यू एस आता है, यहाँ पे म्यू के आएगा छोटा सा नीचे एन। म्यू के को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर हाँ सर इस फॉर्मूला में ऐसे कुछ होता है कि मैक्सिमम वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की? नहीं, इसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो मतलब जो भी वैल्यू होगी whatever the value it is constant. ओके स्टैटिक का ही प्रॉब्लम आता है कि स्टैटिक का प्रॉब्लम क्या है कि वो जीरो से लेके मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू दे सकता है। Now where same thing write down again, कॉपी कर लीजिए, where mu k called coefficient of kinetic friction and mu k is also a pure number, have no unit and dimension, pure number. वो न्यू के उस तीनों में से भी कोई भी हो सकता है क्या सर? कौन सा बच्चा? हाँ नॉर्मल फोर्स ना, हाँ नॉर्मल फोर्स कोई भी ले सकते हैं। अगर ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं तब तो स्टैटिक नहीं आएगा, फिर तो काइनेटिक आएगा ना। ब्लॉक मूव कर रहा हो, सपोज ब्लॉक ये मूव कर रहा है ऊपर वाला, ये भी मूव कर रहा है, मतलब ये इंक्लाइन पिन के ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अभी तो सर जस्ट अभी तो हम बेसिक स्टार्ट किया फ्रिक्शन का, अभी थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। जैसे हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, अभी हम बस हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहे हैं। तो रिमेंबर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जाता है, कांस्टेंट आता है। Remember this point. Remember, kinetic friction is less than static friction. Therefore, hence mu k is always less than mu s. Mu k mu s से कम। अगर दो वैल्यू दे रखी है म्यू की, एक बड़ी छोटी समझ जाना, बड़ी वाली जो है म्यू एस है, छोटी वाली म्यू के, क्योंकि काइनेटिक स्टैटिक से कम होता है तो उनके जो कांस्टेंट होते हैं उनका भी रिलेशन वही बन जाता है। सर हाँ सर आपने वो सूडो फोर्सेस में क्वेश्चंस कराए थे ना, जिसमें व्हाट इज द एक्सीलरेशन गिवन टू द वेज सो हाँ दैट हाँ द ब्लॉक्स रिमेन्स ऑन द वेज?
स्टेशनरी। हाँ। तो फिर सर उसमें एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में देना है वो क्वेश्चन में मेंशन होगा? नहीं, शायद ना भी मेंशन, या मेंशन कर तो देगा सर कैसे या डायग्राम में मेंशन कर देगा, डायग्राम देता है मेंशन कर देगा। तो सर अगर नहीं होगा मेंशन तो? नहीं तो नहीं मेंशन होगा तो मैं कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि मैं किस डायरेक्शन में पुश करूं कि ब्लॉक रुक जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक ओके जो क्वेश्चन आया था मेंशन था उसमें। आई थिंक पूरा डायग्राम सर, ड्रॉन थैंक था, यू। डायग्राम ड्रॉन था बॉयज। ठीक है, तो देखो फॉर्मूलेस तो बहुत सिंपल हो गए। नो अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहां हम सारे फोर्सेस को मिक्स करने के स्टेज में आ गए। मतलब हो सकता है टेंशन भी आ जाए, हो सकता है कि नॉर्मल फोर्स भी आ जाए, फ्रिक्शन भी आ जाए, अप्लाइड फोर्स भी आ जाए। अब ज्यादा फोर्सेस आपको दिखने लगेंगे डायग्राम्स में। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल दिस ईयर। पहले मैं कुछ केसेस को लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जांपल्स को लेके। ठीक है, जस्ट सी आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स। अच्छा 2 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगा, लिंक चेंज करना पड़ेगा तुमको। मैं स्क्रॉल कर लूं, कंप्लीटली हो गया ना ये? यस सर। ओके, नाउ फर्स्ट वन, आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहा हूँ। ओके, आई एम टेकिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस भी बाद में आएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेट्स से दिस इज अ wedge and just sorry, not, it's a block, and there's a, it's a ground here, ये रफ सरफेस है। ठीक है, and you are applying force here F, and frictional force acting just tangent बिल्कुल act होगा here, frictional force act हो रहा है Fs। if object is not moving, if object is not moving, horizontal surface ले रहे हैं, not moving, then Fs is equal to F, Fs F के इक्वल हो। ठीक है, Fs is equal to F। ठीक है, ये अप्लाइड F मतलब बॉयज एंड गर्ल्स लिंक चेंज करेंगे, मेरे ख्याल से जा रहा है लिंक। बेटर चेंज द लिंक, बॉयज एंड गर्ल्स जस्ट चेंज द लिंक।